गुड इवनिंग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एसन कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं भैया सूक्ष्म बीजाणु या जो हमारी लघु बीजाणु धानी होती है उनकी संरचना के बारे में। ठीक है, तो पिछले जो हमारी वीडियो थी उनमें हमने किसके बारे में बात किया था कि जो सूक्ष्म बीजाणु कोशिकाएं होती हैं, धानी होती है, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हमने तो पढ़ लिया था कि किस प्रकार से बनती हैं, इसमें किस प्रकार से परिणत विभाजन होता है और कैसे कैसे करके डिवीजन करके बनाती है सेल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिया था। लेकिन अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी जो संरचना होती है, जो हमारी लघु बीजाणु धानी होती है, सूक्ष्म बीजाणु धानी होती है, इनकी जो संरचना होती है किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसमें जो पहला आपका लेयर पाया जाता है वह होता है बाह्य त्वचा। क्या होती है? बाह्य त्वचा, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस तो आपको पहले से मिला होगा, जब फ्लावर का टिप बनता था, ठीक है, तभी से वहाँ पे क्या होता था, एक डिवीजन करके एक लेयर बनाती थी जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, और वही एपिडर्मिस हमेशा चलता आता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, पीएससी और पीपीसी बनते हैं। पीएससी पे डिवीजन करके जो हमारी पीपीसी होती है वह क्या करता है, डिवीजन करके 3 से 5 लेयर बनाती है, और उसके बाद हमारा जो पीएससी होती है सीधा बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। हाँ, इसमें जो पीपीसी होती है, प्राइमरी पेरिएटल सेल होती है, वो क्या करता है, 3 से 5 लेयर बनाता था। ठीक है, जिसमें एक जो सबसे बाहरी वाला था अंतस्थीसियम बनाती थी, और जो सबसे भीतरी थी वह आपको टेपिटम बनाती थी, और जो बीच की लेयर थी वो मिडिल लेयर होवे करती थी। ठीक है, तो इनमें अगर हम कोई स्ट्रक्चर की बात करें, उसके जो हमारी लघु बीजाणु धानी होती है इसकी बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देता है। ठीक है, इसमें एक साइड छोड़ देते हैं, केवल एक साइड को लेकर चलते हैं। तो इनमें क्या होता है, सबसे जो बाहरी लेयर होता है, यही लेयर जो होगा, यही भैया क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, यह हमारा क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है। ठीक है, तो कहते हैं पराग कोश का जो सबसे बाहरी लेयर होता है वह क्या कहलाता है, बाह्य त्वचा कहलाती है। इसका कार्य क्या होता है, यह पराग कोश को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, पराग कोश को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके बाद की जो लेयर होती है, ठीक है, इसके बाद की जो लेयर होती है यहाँ पे देखेंगे तो यह क्या कहलाता है, अंतस्थीसियम कहलाएगी, इंडोथीसियम जिसे कहते हैं, अंतस्थीसियम या इंडोथीसियम कहिए। ठीक है, तो यह बाह्य त्वचा के भीतरी का जो लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थीसियम कहते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती है भैया क्या करती है, आर्द्रता जब ग्रहण कर लेती है, मतलब नमी को अवशोषित करके पराग कोश के स्फुटन में सहायता करती है। मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, जब परागकण परिपक्व हो जाता है उस समय ये क्या करेगा, इनकी जो पराग कोश होती है इनमें स्फुटन करने या फूटने के लिए ये क्या करता है, उसको फूटने में सहायता करता है। समझा कि नहीं? अब इनमें क्या होता है, जहाँ से जो परागकण होते हैं हमारे, ठीक है, तो परागकण जहाँ से निकलते हैं उस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। मतलब पराग कोश के फटने का जो स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो तीसरा लेयर आता है वो होती है मध्य लेयर। ठीक है, मध्य परत होती है जो कि एक से लेकर 3 परत की पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा होता है सबसे अंतर वाला। ठीक है, टेपिटम वाला ये लेयर हो गया। इसके बाद की जो लेयर होती है यहाँ पे 1 लेयर हो गया या 2 लेयर हो गया या फिर 3 लेयर होती है, तो ये हमारा मध्य परत होता है। मध्य परत कितने लेयरों की होती है, 1 से 3 परत की बनी होती है, जो कि बहुत ही पतली भित्ति होती है। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाएगा, जो हमारी अंतस्थीसियम थी, इंडोथीसियम थी, उसके नीचे पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारा परिपक्व परागकोश होता है, ठीक है, तो परिपक्व परागकोश में क्या होती है, जो हमारी मध्य परत होती है गल जाती है और हमको दिखाई नहीं देती है। इसके बाद हमारा आता है सबसे लास्ट वाला चौथा, वह होता है टेपिटम। टेपिटम क्या होता है भैया, परागधानी की सबसे आंतरिक परत होती है। तो जो ये हमारा हो गया परागधानी। ठीक है, परागधानी का जो सबसे आंतरिक परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं, जिनमें क्या होता है भैया, बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है परागधानी। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या पाए जाते हैं, बीजाणु मात्र कोशिका।
ठीक है। अब इनको पोषण देने का कार्य कौन करता है? यही हमारा जो टेपिटम होता है, ठीक है, यही करता है। तो टेपिटम के कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1 नंबरिया में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि टेपिटम का कार्य क्या होता है। तो टेपिटम का मुख्य कार्य क्या होता है भैया? ये बीजाणुजनन कोशिकाओं को क्या करता है? पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं पराग कणों में यह पोलन किट का जो होता है उसका आवरण बनाने का कार्य करती है, ठीक है। तो परागकण का जो पोलन किट होता है उसका जो बाह्य आवरण होता है उसके निर्माण में भी यह क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं भैया सूक्ष्म बीजाणुजनन या लघु बीजाणुजनन, ठीक है। सूक्ष्म बीजाणुजनन कहिए या लघु बीजाणुजनन कहिए, दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों में परागकणों का निर्माण ही होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप माइक्रो देख रहे हैं, अगर माइक्रो हो जाएगा तो वह दीर्घ वाला हो जाता है, ठीक है। मेगा या माइक्रो जो भी होगा, तो माइक्रो जो होता है छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे परागकण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इसको हम सूक्ष्म बीजाणुजनन या लघु बीजाणुजनन के अंतर्गत में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जो कि हमारी पराग मात्र कोशिका होती है, ये कहाँ पे पाई जाती है? पराग कोश के अंदर। कहाँ पे पाई जाएगी? पराग कोश के अंदर। तो पराग कोश के अंदर जो पराग मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित पराग कणों का निर्माण करेंगी। तो यह हमारा हो गया पराग मात्र कोशिका। क्या होती है? पराग मात्र कोशिका, पोलन मदर सेल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? यह करेगा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। क्या करेगा? मियोसिस। और मियोसिस के फलस्वरूप क्या करेगा? ये 4 प्रकार की कोशिकाएं बनाएंगे, और चारों क्या होते हैं? यहाँ पे अगुणित हो जाते हैं, ठीक है। तो मियोसिस के फलस्वरूप एक पराग मात्र कोशिका से 4 अगुणित पराग कणों का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब कैसे हो गए भैया? अगुणित हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कि आवृतबीजी पौधे जो होते हैं उनमें सूक्ष्म बीजाणुजनन या लघु बीजाणुजनन 2 प्रकार से होता है। जिसमें पहला होता है क्रमानुसार प्रकार का, सक्सेसिव टाइप का सूक्ष्म बीजाणुजनन। इसमें क्या होता है कि यह भैया जो होता है सूक्ष्म क्रमानुसार प्रकार का, यह केवल एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार इसमें क्या होता है? सम द्विपार्श्व चतुष्क आइसो बाइलेटरल टेट्राड का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे यह जो बना है आपका आइसो बाइलेटरल टेट्राड बना होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है ना कि जो पोलन मदर सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यह क्या करता है? इनमें प्रथम केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप एक बार केंद्रक विभाजन हो गया, इसके बाद क्या होगा? भित्ति का निर्माण हो गया, ठीक है। यहाँ पे भित्ति का निर्माण करता है। तो पोलन मदर सेल में प्रथम केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा? भित्ति का निर्माण होगा, और उसके बाद पुनः क्या होता है? द्वितीय केंद्रक विभाजन पाया जाता है, जिससे हमको क्या मिलते हैं? 4 प्रकार की कोशिकाएं मिल जाती हैं, और यही चारों क्या होती हैं? परागकण बन जाती हैं। देखिए, अब हमारा जो सेकेंड वाला होता है वह होता है युगपत प्रकार का, सिमुल्टेनियस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यह भैया द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाएगा। किस में पाया जाता है? द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाएगा। अब मिलता है आपको चतुष्फलकी चतुष्क का निर्माण होता है। इनमें कहते हैं जो प्रथम केंद्रक विभाजन होता है, तो प्रथम केंद्रक विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। और क्या होगा? तो फिर यहाँ पे द्वितीय जब केंद्रक विभाजन होता है, इसके बाद, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? जब द्वितीय केंद्रक विभाजन हो जाएगा तो इसके बाद क्या बनेगा? भित्ति का निर्माण होता है। मतलब सबसे अंत में ही भित्ति का निर्माण होता है। तो जो युगपत प्रकार का होता है, युगपत प्रकार के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा? प्रथम केंद्रक विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण नहीं होगा, जबकि क्या हो, बल्कि क्या होगा कि द्वितीयक केंद्रक विभाजन होने के बाद अंत में क्या होता है? भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमको 4 ये जो क्या होता है? टेट्राहेड्रल टेट्राड का निर्माण होता है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा तो 3 ठो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक क्या होता है पीछे, एक आप ऐसे बॉल लीजिए तो बॉल में आपको 3 साइड का तो दिखाई देगा, एक सामने आपको हो गया और एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, लेकिन पीछे वाला जो बैक साइड में होता है
है वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो एक जो होता है ना यहाँ पे टेट्राड, वो कहाँ पे रहेगा, सबसे पीछे रहता है, समझ कि नहीं। तो इस प्रकार में जो परागकण बने हैं उनमें 3 तो आपको सामने दिखाई देंगे, लेकिन एक परागकण कहाँ पे रहता है, इसके पीछे रहता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी चतुष्क कहते हैं, समझ नहीं। यह परागकणों का जब पूरी तरीके से निर्माण हो जाता है तो इनमें क्या होते हैं, जब परागकोश फटता है तो सभी परागकण अलग अलग हो जाते हैं, समझ नहीं। तो जो परागकोश के परिपक्वन के पश्चात कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनमें परागकण क्या रहते हैं, आपस में ही जुड़े रहते हैं, जिसे हम पराग पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग पिंड कहा जाता है। तो जब परागकण आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, परागकण आपस में जुड़े रहेंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलिनियम, ठीक है। देखे होंगे तो मदार का पौधा देखे होंगे, ठीक है। मदार वाले पौधे में क्या होता है कि सभी परागकण आपस में जुड़े रहते हैं, जब फटेगा तो भैया एक एक करके निकलते रहते हैं। नहीं तो वैसे क्या होता है, परागकण सब अलग हो जाते हैं। परागकोश का जब परिपक्वन पूरी तरीके से हो जाता है तभी परागकण क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। कुछ में क्या होता है कि ये परागपिंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या वीडियो समझ में आई हो, ठीक है, तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए।